बेटा आप लोग बायोटेक्नोलॉजी एक बार रिवाइज कर लो, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे करो। अभी 5 मिनट वेट करते हैं, सभी बच्चे आ जाएंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या हुआ, क्या चला रही है? अरे सर मैं बुक नहीं लेके आई थी, तो निकाली थी, ऐड आ गया। ऐड बहुत परेशान करते हैं। आवाज भी नहीं किया। बच्चे लेट क्यों आते हैं? जॉइंट मीटिंग क्यों आ रहा है? चलो बेटा, हम लोगों ने जो चैप्टर अभी किया था वो जो हम लोग खत्म किया है वो किया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर पढ़ा दिए। कितने बच्चे यहाँ पे ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन लगा लिए दोनों चैप्टर्स के? बताओ बताओ। ऐसा कोई बच्चा है जिसने क्वेश्चन लगाए हैं सारे दोनों चैप्टर्स के? हेमंत बताओ बेटा। नहीं लगाए तुमने? लगा ली तो बोलो, लगा लिए, ऐसा ना नजर लग जाएगी। चलो बेटा, मेरा तो ये मानना रहता है कि आप लोग जब भी चैप्टर खत्म हुआ करें उसके बाद सबसे पहले कोशिश किया करो कि उस चैप्टर के 100 क्वेश्चन तो लगा ही लें, ठीक है। लगभग कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। और अगर आप लोग 100 क्वेश्चन एक बार लगा लोगे तो आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और सेकंड, आप लोग वहां भी समझ जाओगे जहां पे आपकी कमियां होंगी कि आप लोगों को कहां पे किस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोग किसी भी चैप्टर के 100 क्वेश्चन जरूर लगाया करें, ठीक है, पहली बात। और दूसरा, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है। तो ये चैप्टर और दूसरा चैप्टर इसके तुरंत बाद है रेस्पिरेशन, जो दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि सर ये कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करें। मैं यहाँ पे आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन हर साल आते हैं, खाली बस जहां से आते हैं वहीं से आते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं कि पूरा फोटोसिंथेसिस आते हैं। तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर है और हम लोग समझेंगे कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर निकालो और एक बार हम लोग फिर पढ़ते हैं। अभी थोड़े नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो सोच रहा हूँ एक तो बच्चे और आ जाए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतने बच्चे आ गए जो आए हैं। बारात चल रही है अभी, है बारात? कौन गया बारात में? तो बेटा हम लोग ये समझते हैं, पहले ये बताओ मुझे, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और बेसिकली प्रकाश संश्लेषण जो मतलब होता है फोटोसिंथेसिस का, वो होता है प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर खाना तो हम भी बनाते हैं, आप लोग बनाते हो? बनाते हो, बस फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हो? कैसे बनाते हैं? गैस सिलेंडर से।
बेटा वो बनाते नहीं, वो पकाते हो। पकाना है तो बनाना है। चलो ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आप लोग सिंपल भाषा में समझो। आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताऊं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक प्लांट जो होते हैं उनके पास होती है प्लांट सेल, क्या होती है, प्लांट सेल। और एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होती है, एनिमल सेल। पता है आप लोगों को? अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस देखें तो कितने बच्चों को डिफरेंसेस बताएं प्लांट सेल और एनिमल सेल में? जैसे फर्स्ट डिफरेंस बताएगा बेटा, आप बताओ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा? हाँ अमित। कहाँ से आते हो? यहीं से आते हो? अमित बताइए, बताओ। आपको ये पता होगा प्लांट्स में प्लांट सेल होती है और एनिमल में एनिमल सेल होती है, ठीक है। आप कोई एक डिफरेंस बता सकते हो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई एक अंतर बताओ। कोई भी अंतर बता दो, अगर पता है तो पता है, नहीं है ये पता है कोशिका क्या होती है? बताओ क्या होती है कोशिका? ए बोल, कौन रहा है बेटा? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका के बारे में जानते हो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, जो कि कोई भी लिविंग बॉडी से बनी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कोशिका, ठीक है। आप लोगों में किसको पता है दो डिफरेंस कोई प्लांट सेल और एनिमल सेल में? किस किस को पता है? मैं अभी खड़ा कर दूंगा उसको, जैसे जैसे पता है मैं हाथ खड़ा करना। बकाया बच्चों को नहीं पता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या होते हैं? बेटा पूरा हाथ खड़ा किया, ऐसे क्यों करते हो? ऐसे किसी को बाहर ना करो, डाटा बाहर है। चलो भाई, हाँ पहला डिफरेंस तुम बताओ। एब्सेंट होता है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा तुम बताओ। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है। हाँ तीसरा तुम बताओ बेटा। हाँ प्लांट सेल में दो भित्ति पाई जाती है। दो भित्ति? दो भित्ति क्या होता है? अबे कोशिका भित्ति बोलो। हाँ दो भित्ति नहीं, सेल वॉल बोलते हैं उसे। हाँ प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये सब आपको पता है? और बताओ, तुम चारों में से बताओ। हाँ बताओ कौन सा? 70s? और ऐसा नहीं है, नहीं, दोनों में दोनों होते हैं। हाँ ये बोलो। हाँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। अच्छा इसके बाद तुम बेटा हाँ बताओ, इसके बाद कोई डिफरेंस बताए? बताओ। माइक्रोट्यूब्यूल्स, रिक्तिका, वैक्यूल्स, हाँ प्रेजेंट होती है। चलो अच्छा ये बताओ, हमें सेल वॉल, हमें वैक्यूल, हमें सेंट्रल से यहाँ मतलब नहीं है। हमें जो एक मतलब है वो किससे है? क्लोरोप्लास्ट। मैंने आप लोगों को बोला था कि प्लांट सेल के पास एक ऑर्गेनिज होता है, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लांट सेल, बेटा बोलो मत, कुछ समझ लो, जब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल लगभग एक जैसी होती हैं, ठीक है। जैसा प्लांट सेल होता है वैसे एनिमल सेल होता है। डिफरेंस अगर हम फोटोसिंथेसिस को लेके देखें तो उसके पास क्या होता है, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास आपको पता होगा अंदर होता है क्लोरोफिल, क्या होता है, और क्लोरोफिल आपको पता है इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर आप लोग सोचो एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता तो क्या एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस कर सकता था? बताओ। अगर एनिमल के पास क्लोरोप्लास्ट होता, देखो सारे ऑर्गेन्स तो भगवान ने दे दिए, माइटोकॉन्ड्रिया सेम है, न्यूक्लियस सेम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सही है, गोल्जी एपरेटस है। अगर काश क्लोरोप्लास्ट भी होता तो क्या हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते? कर सकते थे, सही है। तो ये नहीं है तो ये खराब बात है, हो सकता है, वरना कितना अच्छा होता, सनलाइट में जाओ, खाना बना के सो जाओ। है चलो ठीक है बेटा। अब आप लोग सुनो, हमने देख लिया कि प्लांट सेल के बाद क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, ये हम बोल सकते हैं खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना बनाने का मतलब है, इसीलिए हम लोग प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और आप लोगों को पता है जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक।
अच्छा प्लांट के ऊपर अब जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो प्लांट नहीं खाते हैं, हम तो खाली चिकन ही खाते हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई भी एनिमल हुआ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट किसके ऊपर रहता है, प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स के ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, और प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, सही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपको पता है डाइजेशन सिस्टम है हमारे अंदर, फूड डाइजेस्ट होता है, आपको पता है बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। जैसे आपने पॉलीसेकेराइड खाया, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज में। लेकिन प्लांट के अंदर ग्लूकोज बनता है, सही है, और ये कितना अच्छा प्रोसेस है कि वो प्लांट अपने आप खाना बनाते हैं और अपना एनर्जी उसको लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन सी वो रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्लांट अपना क्या बनाता है, फूड बनाता है। क्लियर है, तो हम लोग इसीलिए चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। क्लियर, स्टार्ट करें बेटा। दूसरा बात समझो आप लोग, एक बात और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें, थोड़ा सा किसकी बात करें, रेस्पिरेशन की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में हम लोग जल्दी से बोल देते हैं कि प्लांट CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं O2, और हम लोग O2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, CO2। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं वो हम उसका यूज करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में। किसमें करते हैं, रेस्पिरेशन में। लेकिन बेटा प्लांट जो होते हैं जो CO2 लेते हैं उसका यूज करते हैं वो खाना बनाने में। किसमें करते हैं, यानी कि CO2 से वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, CO2 फिक्स करते हैं, और जो वो लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं उससे क्या बनता है, ऑक्सीजन, और जो रिलीज होता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। कभी आप लोग ये मत कहना कि प्लांट रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं O2 छोड़ते हैं, ये आप गलत बोल रहे हो। प्लांट भी रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। समझ गए आप लोग। तो क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें बेटा, ये किसने किया है, इतना महान व्यक्ति कौन ने इतना टाइम लगाया इसमें करने में, और ये इसे बहुत टाइम लगा हुआ बनाने में। देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, महान व्यक्तित्व है, बहुत महान व्यक्ति है दुनिया में। यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, फोटोसिंथेसिस की। तो मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है, समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। वैसे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को, जो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम बोले तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। आपको पता होगा लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होती है, लाइट जब होगी सनलाइट तभी वो क्या होगी, लाइट रिएक्शन। लेकिन ये मत बोलना कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन तब होती है जब लाइट रिएक्शन हो जाती है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट रहती है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट मतलब ATP और NADPH। अगर सिंपल भाषा में आपसे पूछा जाए तो आपको सबको पता है कि जो हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन बेटा ATP का अगर हम बोले कि और कहाँ फॉर्मेशन होता है तो हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ होता है। लेकिन वहां के हम ATP काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो ATP जो होते हैं वो वहीं की डार्क रिएक्शन में खत्म हो जाते हैं, और इसीलिए वो सेलुलर यूज में नहीं आते हैं। वरना हम ये भी बोल सकते थे कि प्लांट में जो ATP बनते हैं क्लोरोप्लास्ट को बोल सकते थे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल, लेकिन हम लोग नहीं बोलते हैं। तो मैं समझा रहा हूँ एक बार आपको कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा समझने का। देखो बेटा ऐसा होता है, सिंपल सा लाइट रिएक्शन होता है, क्या होता है आपको पता है, लाइट रिएक्शन दिन में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। कहाँ होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। मान लीजिए सन है, अभी सन तो नहीं लग रहा है, ये देखो सनलाइट लिख दे रहा हूँ, क्या है टूट ना जाए। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन का मतलब मैंने बताया था सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे सनलाइट होती है, ठीक है। तो ऐसे करके बना दे रहे हैं हम लोग, ये क्या हो रही है, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, वाटर। क्या क्या मैंने बताया, क्लोरोफिल, दूसरा सनलाइट और तीसरा वाटर। इन तीनों की प्रेजेंस में होती है क्या, लाइट रिएक्शन। और बेटा जब वाटर जो यहाँ पे जाता है और इसकी हो जाती है वाटर की स्प्लिटिंग, क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है।
और स्पेलिंग भी गलत हो गई, स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंगल डी होगा, ठीक है। स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन, क्या बनेगा, और जो कहाँ रिलीज होगा, एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग क्या करते हैं उसको रिसीव करते हैं, समझ गए हम लोग। दूसरा क्या होता है बेटा, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ऑब्जर्व करवाता है, और यहाँ पे जो बनता है वो बनता है, यहाँ पे दो टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक होता है साइक्लिक और होता है नॉन साइक्लिक। लेकिन मैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक अभी बोलूंगा नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगा कि यहाँ पे जो बनता है वो एटीपी बनता है, और बेटा क्या बनता है, NADPH2, ये बनते हैं। अब आपको पता है एटीपी क्या होती है, एनर्जी तो होती है, और वो किससे बनी है, लाइट रिएक्शन से। किससे बनी है, अब इस एनर्जी का यूज होता है किसमें, डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन इसीलिए मैं कह रहा था कि लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट पे क्या करती है, डिपेंडेंट होती है। जब तक लाइट रिएक्शन नहीं होगी तब तक क्या प्लांट डार्क रिएक्शन कर सकता है, नहीं करेगा ना। और डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ खाली होता है CO2 फिक्सेशन, जो हम लोग CO2 रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ये CO2 यहाँ पे डार्क रिएक्शन प्लांट लेता है, और यहाँ से बेटा क्या बनाता है, ग्लूकोज, और यही प्लांट का क्या होता है, फूड होता है, खाना होता है। तो ऐसे जो प्लांट होता है वो पूरा करता है फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, देखो CO2 फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन जो होता है वो तीन टाइप से होता है CO2 फिक्सेशन। कुछ होता है, किसी में होता है केल्विन साइकिल, नाम सुना है आपने, जिसे बोलते हैं C3 साइकिल, सब बच्चों ने देखा होगा। आ जाओ, C3 साइकिल इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें C4 साइकिल होता है, कौन सा होता है बेटा, C4 साइकिल होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कैम साइकिल होता है। यानी कि ये जो दुनिया में जितने भी प्लांट है वो तीन टाइप से CO2 फिक्सेशन करते हैं, C3, C4 या फिर कैम, ठीक है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो C3 साइकिल, C4 और कैम साइकिल में डिफरेंसेस पढ़ना है पहली बात, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन आप लोग उसे कठिन बना देते हो। हम लोगों को डिफरेंसेस पता होने चाहिए, C3, C4 और कैम में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा हमको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में पता होना चाहिए। अभी तक मैंने सिंपल से इतना बताया है कि लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर चाहिए होता है प्लांट को, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। वाटर की स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो क्या कर देंगे, रिलीज एटमॉस्फेयर में, जो हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद मैं बोलूंगा कि लाइट रिएक्शन से जो बनता है एटीपी और NADPH2, उसका यूज करता है प्लांट डार्क रिएक्शन में। कहां करता है, डार्क रिएक्शन में, और प्लांट वहां पे CO2 को एब्जॉर्ब करता है, जो हम रिलीज करते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, और क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज यही तो प्लांट का क्या होता है, खाना। बना दिया उसने ग्लूकोज, बस यही हमें ग्लूकोज बनाना है खाली, बस और कुछ नहीं करना है चैप्टर में, ठीक है। इतना आसान भी नहीं है, आप समझ लो। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन, और दूसरा आपने सुना होगा कभी कभी कि जो पहले के लोग होते थे वो ये कहते थे कि प्लांट में रात में प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए, बोलते थे, अभी भी कहते हैं, हाँ मुझे पता है। और दूसरा, अगर आप रात में प्लांट को छेड़ो तो ऐसा कहते हैं भूत आ जाएगा ना, क्या प्लांट सो रहा है ना। दूसरा ऐसा ही बोलते हैं कि प्लांट के पास रात में सोना नहीं चाहिए। उसका रीजन पता बताऊं क्या होता है, उसका ये होता है बेटा, आप लोग बताओ रात में प्लांट के लाइट रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, और जब लाइट रिएक्शन नहीं करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि प्लांट के पास CO2 कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा। तभी आप लोग देखना, जहाँ बाग वगैरह होता है, बाग जहाँ बहुत सारे आम के प्लांट लगे हुए हैं, दिन में तो वहां मजा आता है, मतलब मजा का मतलब पैसा मजा नहीं, मतलब ये वाला हवा लगती है, ठीक है। और दूसरा, रात में आप देखना तो वहां पे तुम्हें गर्मी लगेगी उस प्लांट के नीचे, क्योंकि वहां CO2 कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ज्यादा, ऑक्सीजन रिलीज होगी नहीं। समझ गए आप लोग। तो ये क्या चार्ट बनाओगे ऐसा, बना रहे थे। ये चैप्टर हम बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग, अरे बनाते फोटो करने में बहुत एक्सपर्ट है बच्चे। बातें करने को नहीं बोला मैंने, गधों बनाने को बोला है। एक फ्लो चार्ट टाइप का है, आप लोग चाहो तो किताब टाइप से बना लो कि कहाँ पे क्या होता है, वो समझाया गया है, समझाया बस।
बार बताऊंगे, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में छुट्टी मत कर लेना। अगर एक दिन छुट गैप कर दिया हम लोगों को समझ बिल्कुल नहीं आएगा, सही है। और जिसको नहीं समझना है छुट्टी मत कर लेना फोटोसिंथेसिस में, ना रेस्पिरेशन में। ये चैप्टर ऐसे हैं कि आपको लिंक वाइज समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना हो तो डायरेक्ट तो आना चाहिए ना आपको पहले। कौन सा छुट्टी करना है कब, आज क्या दिन है, क्या है, वेडनेसडे, सैटरडे तक कैसे जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक हो पाएगा। छुट्टी करने की बहुत सोचते हैं, नए तरीके देखते हैं छुट्टी कैसे करना है। ये देखा करो छुट्टी कैसे नहीं करना है, समझ रहे हो। अपनी अपनी शादी देखना है बच्चे कौन से दिन किसकी शादी है, कहते टॉपिक नहीं देख रहे हैं कि कौन सा पढ़ना है हम लोग, शादियां देख रहे हैं कि कौन से दिन हमें मौसी का जाना है, कौन से मामा का जाना है। संडे को भी छुट्टी मत करवाया करो। संडे को मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन अथॉरिटी नहीं है ऊपर से। अच्छा रहेगा वैसे, क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी हो जाती हैं। मैं तुम्हें कभी बहुत बार बता दूंगा मैं बात, मुझे पढ़ाने में कोई बोझ नहीं लगता है, मेरा पैसा ना पढ़ाना, और मुझे पैसा नहीं है, पैसा नहीं। और दूसरा, हाँ पैसा के साथ पैसा तो अपने आप आ जाता है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं पढ़ाने के मामले में कभी भी ऐसा नहीं रहा हूँ कि मुझे लगाओ कि आज ये बोझ है, और जिस दिन मुझे ऐसा लगने लगा पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे पास पैसे कमाने के बहुत ऑप्शन है, लेकिन मैं देखो आप लोगों को बताओ, आप लोगों को लगता है जिस दिन आप लोग बेटा पैसा के पीछे भागोगे अपना, तो आप लोगों को ऐसा पैसा कमाना बहुत आसान होगा। आप लोग चाहे बताओ, पढ़ाने से पहले हम लोग चेक पे थे, चेक जानते हो क्या होता है चेक, मैं चेक पे रह चुका हूँ, एक बायोलॉजी का, ये जो इंडिया में पूरा है, एक वो देखना आप यूट्यूब पे देखना जाके चेक, उसका हमें एक क्वेश्चन का मिलता था 200 रुपए, सर ने बताया था एक क्वेश्चन का। हम दिन में कितने भी क्वेश्चन कर देते सॉल्व, अब सोचो तुम, खाली 1 घंटा में सॉल्व करता था, 1 घंटा शाम को, 1 लाख रुपए महीना मैंने उठाया था चेक से। देख सकते मुझे ना वो भी थे फिजिक्स के, देख सकते फिजिक्स के थे, मैं बायोलॉजी का था। तो मैं कह रहा हूँ ये पैसा नहीं मेरा पढ़ाना, मतलब मुझे अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, इस चक्कर से यहाँ पे हूँ। और एक बात और सुन लो, उसके बाद जैसे ही मैंने टीचिंग लाइन को मतलब देखा कि पढ़ाना है, मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लगता था, उसके बाद मैंने आज तक बेटा एक क्वेश्चन नहीं किया है। मैं चाहूँ 2 घंटे कर सकता हूँ आराम जाके घर पे, लेकिन वहां से मेरा मन हट गया बिल्कुल भी कि मुझे ये नहीं करना है, तो वो नहीं कर रहा हूँ। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख सकते पूछ सकते हो बात कि 200 रुपए क्वेश्चन मिलता था या नहीं मिलता था। और बाकायदा रुपए अकाउंट में आते थे, और मेरा रिज्यूम देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है कि चेक लिमिटेड पे हम लोग रह चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने टीचिंग का किया, तो टीचिंग में भी ऐसा नहीं कि हमारा बहुत शौक था कि मतलब कि पैसा ही पैसा है, लेकिन उसके बाद तो पता है नई योजना आती है। अब जैसे आवास योजना चल रही है, यहाँ पे भी आपको सबको पता ही कितना मिलता है यहाँ पे भी 2000 रुपए लेक्चर मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है। और मुझे लगता है कि आपको पता है बेटा, जो प्राइवेट में पढ़ाता है तो उसको पूरे दिन पढ़ाना होता है। और मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ इंटर कॉलेज की, मैं बात कर रहा हूँ आप ले लो अपने कॉलेज की, जैसे जेएमपी हो गया, वहां पे अगर कोई प्रोफेसर आता है पढ़ाने के लिए, उसकी सैलरी बहुत होगी 15,000 रुपए, 20,000 मिनिमम, मैक्सिमम मान लो 20,000 ज्यादा नहीं होगी किसी की भी। और उसके लिए वो सुबह 8 बजे ड्रेस पहन के जाते हैं, और शाम को कितने बजे आते हैं, अरे जैसे भी आते हैं 3 बजे तक आते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आप लोग कभी नौकरी की पीछे भागो, आप लोग भागो कि हमें कैसे करके अपने आप को डेवलप करना है, और अपना माइंड जो है कैसे करके आपको मतलब एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि कैसे करके ये नॉलेज को लाना है, नॉलेज लेके आओ, ठीक है। चलो बातें मत करो, चक्कर में पड़ जाओगे आप लोग, काफी ज्यादा सुनोगे तो। दूसरा बेटा, मुझे गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल चुका था, वो भी मैंने छोड़ दिया, वो भी एडमिशन नहीं लिया, समझ रहे हो। और तीसरा, अगर मैं चाहूँ तो एमबीएस भी कर सकता हूँ, खाली मुझे फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। चलो जाओ। तो ये आप लोग ये बताओ, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, थोड़ा सा क्लियर हुआ ये? अरे अभी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम लोग चैप्टर निकालते हैं, ठीक है, और हम लोग एक करके समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। निकालो
अरे तो कौन वो कहाँ है वो वाली? ये ठीक है। चलो ये चैप्टर बहुत अच्छा है आपका, प्लांट फिजियोलॉजी। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी मैं दो बार पूछ चुका हूँ, ये बात पहले पूछा था मैंने। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और एक क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। तीनों में डिफरेंस बताएं आप लोगों को। हाँ बताओ, तुम बताओ बेसिस मौर्या। बेटा मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल स्टेट, ठीक है। और एनाटॉमी इंटरनल। और फिजियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ प्लांट। ये कौन सी बात है स्टडी ऑफ प्लांट? मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टडी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। तो आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा था ना आप लोगों ने। और दूसरा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। हम लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और वो कैसे करके वो फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है और हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है? हाँ यहाँ से, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यहाँ पे हायर का मतलब क्या बेटा? जिम्नोएंजियोस्पर्म, ठीक है। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करके करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक लाइन करके पढ़ते हैं, जो जो हमें डॉट लगेंगे वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग किताब निकाल ली, किताब निकालो, पेन लेके बैठा था आराम, ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करो। कह रहा है ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। यानी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट किसके ऊपर रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर। और किस क्यों? फूड के लिए, यानी कि खाने के लिए किसके ऊपर रहते हैं? प्लांट के ऊपर, चाहे वो डायरेक्टली रहे या फिर इनडायरेक्टली। मैं ऐसे बोल सकता हूँ किसी भी एनिमल की फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है? प्लांट से ही होती है, ठीक है। अगले देखो, कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड। अब आप लोग सोच रहे हो प्लांट कहाँ से फूड लेते हैं? तो भाई वो लेते नहीं है, वो बनाते हैं अपने अंदर, समझ गए? इसीलिए उनको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगले देखो, कह रहा है ग्रीन प्लांट in fact have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their needs। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना अपने आप से बना लेते हैं और जो अदर एनिमल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स के ऊपर। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अल्टीमेटली जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो आपको पता है सनलाइट है, और सनलाइट की प्रेजेंस में सबसे पहले खाना कौन बनाता है? प्लांट बनाते हैं। और प्लांट से ही जितनी टाइप की फूड चेन है वो स्टार्ट हुई है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप वेजिटेरियन नहीं हो, पूरी तरीके से कैसे हो? नॉन वेजिटेरियन, तब भी आपको बताया बेटा कि आप अगर मुर्गा को खा रहे हो तो मुर्गा किसे खाता है? जिसको भी खाता है, हाँ, तो प्लांट ही है। ये आप लोग बकरी खाते हो, ठीक है। बकरी किस क्या खाती है? घास खाती है। तो किसी भी टाइप से कोई ना कोई फूड चेन जो आके रुकेगी वो किस पे रुकेगी? प्लांट्स पे। इसीलिए प्लांट को बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि पहले उपभोक्ता। अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि ऑटोट्रॉफ किसे बोलते हैं बेटा? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने आप खुद से खाना बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और वो कौन होते हैं? प्लांट्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, एक बात और बताओ मुझे, जैसे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ठीक है। एनिमल जो होते हैं आपको पता है हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, प्लांट प्लांट और एनिमल के पास सेल होती है यूकैरियोटिक। ये बताओ मुझे, कुछ बैक्टीरिया भी तो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनके पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है उनके पास सेल होती है प्रोकैरियोटिक। तो उनके पास क्या होता है? क्रोमैटोफोर। क्या होता है? क्रोमैटोफोर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास क्या होता है? एज लाइक क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और उससे क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दुनिया में ऐसा कौन है जो हर टाइप का न्यूट्रिशन को लगभग हर टाइप के न्यूट्रिशन में प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। अगर बेटा उनके पास सुनो, अगर उनके पास मान ली सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो वो केमिकल वाटर वगैरह से वो क्या करेंगे? फूड ले लेंगे अपना। और दूसरा मैंने आपको बताया था हेटेरोट्रॉफिक में 3 टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, और सिम्बायोटिक, मतलब हर टाइप से बैक्टीरिया रह लेता है, सही है। हर टाइप का उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। इसीलिए अगर धरती पे सबसे ज्यादा कोई है तो वो कौन है?
बैक्टीरिया। समझ गए आप लोग? ठीक है, अगले देखो। तो बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, जो अपने अंदर खुद से खाना बना रहे हैं। अगले कह रहा बेटा यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट एंड ऑल अदर ऑर्गन दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अगर कोई देखो जो अपने आप से खाना बना लेता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और जो एनिमल प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि बोल सकता हूं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, किसके लिए? खाना के लिए। ठीक है, अगले देखो। अगले कह रहा है बेटा ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। आपको पता है ग्रीन प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और कह रहा है आप फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने कहा था ये कौन सी प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल। फिजियो क्यों बेटा? क्योंकि आपको पता है सनलाइट आती है, उसको बोल सकते हैं हम फिजियो, और केमिकल का मतलब यहाँ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये कैसी प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल। वैसे तो हम बहुत बोल सकते हैं, ऑक्सीजनिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो हम लोग हर टाइप से बोल सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पहले फिजियोकेमिकल, तो समझ गए आप लोग? कह रहा है व्हिच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे प्लांट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को ड्राइव करके क्या बनाते हैं? केमिकल एनर्जी, और उससे अपना क्या बनाते हैं? खाना। अगर धरती पे सोलर सनलाइट ना हो तो क्या खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर धरती पे सनलाइट नहीं होगी तो कोई भी लिविंग का रहना पॉसिबल नहीं है, हर एक्सपेक्ट से। जैसे आप लोग पहली बात तो खुद सोचो, अगर जो सनलाइट है, सोचो अगर किसी दिन सनलाइट क्या हो जाए, हो ना ऐसा बुझ जाए या धरती घूमना बंद कर दे, सब हो जाए, हमारी तरफ हो जाए रात है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है हाँ, लेकिन नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है। पॉसिबल तो इम्पॉसिबल तो कुछ ही नहीं दुनिया में। लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर ऐसा हो जाए, मैं ये बोल रहा हूँ, अब पॉसिबल नहीं है तुम कह रही हो, लेकिन हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या होगा? सनलाइट नहीं होगी तो क्या खाना बन पाएगा? प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो खाना फूड चेन टूट जाएगी। दूसरा बेटा क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप लोग CO2 रिलीज कर रहे हैं, वो CO2 बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में रहेगी, तो वैसे ही दुनिया कैसे सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाओगे। अगले देखो, कह रहा है अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ, कह रहा है धरती पे पूरी तरीके से जो भी लिविंग है, सही है, बोलो मत, डिपेंड ऑन सनलाइट। किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे। और कह रहा है फॉर एनर्जी, यानी कि एनर्जी के लिए, तभी तो कहते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन, यानी कि सूर्य। अगर सन है तो सब लोग हैं, वरना कोई भी धरती पे नहीं रहेगा। अगले देखो बेटा, कह रहा था यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। अब यहाँ पे कह रहा है बेटा कि दो रीजन से फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा हर रीजन से इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो रीजन ऐसे हैं जिनसे क्या है फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो पहला क्या है, कह रहा है इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, यानी कि प्लांट क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स होते हैं खाने के लिए जितने भी लिविंग है धरती पे, चाहे वो कोई लिविंग हुआ, चाहे वो कोई एनिमल हुआ, ह्यूमन हुआ, कोई भी हुआ। मैं क्या आपसे कह रहा हूं बार बार कि कोई भी फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है? प्लांट से। समझ गए? अगले देखो बेटा, और दूसरा कह रहा है इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। अगर ग्रीन प्लांट होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तभी एनर्जी वो ऑक्सीजन क्या होगी? रिलीज होगी, और वरना ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो दो रीजन ने बताया, पहला कौन सा बताया बेटा? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा बताया है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में रिलीज होना। आप लोग दो ही रीजन ध्यान रखना, तीसरा मत ध्यान रखना, सही है? जो एनसीईआरटी कहती है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है? तो दो रीजन में ड्राइव कर लो, वहां वो ऐसे रीजन लिख देगा कि आप लोग सब सही लगेंगे आपको, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दो बता रहा है, दो ही ध्यान रखना। पहला कौन सा है बेटा? प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। दो ही ध्यान रखने हैं। तीसरा वो ये भी लिख देगा ऑप्शन में कि हमें प्लांट फल देते हैं। आप तो सोचोगे हाँ देते तो बात सही है, लेकिन प्लांट में फल बिना खाए आप जिंदा रह सकते हो, ठीक है? लेकिन इन दोनों के बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। देख लिया? तो दो रीजन ध्यान रखना। अगले कह रहा है हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन
इफ दे वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अब ये कौन सी बात हुई? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप क्या समझ रहे हो? तो क्या हो पाएगा? कुछ हो पाएगा? आप लोग तुरंत ही मर सकते हो। अगले कह रहे हैं दिस चैप्टर फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मैकेनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे अभी तो आपको काफी बेसिक चल रहा है जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और दूसरा, अब तो हम लाइट का भी बहुत जगह कर रहे हैं। जैसे सोलर पैनल लगा ना, उसमें भी तो लाइट का यूज हो रहा है। वो सनलाइट का दो, सनलाइट आती है ना, उससे हम क्या बना लेते हैं? लाइट से लाइट बनती है। हाँ, तो भाई तो मैं कह रहा हूँ, तो उसका यूज यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। तो अगले देखो, कह रहा है व्हाट डू वी नो। तो क्या कह रहा है समझो। अभी कभी बेसिक चल रहा है, हम लोग इसे खाली देखते रहो, बस आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें मैं टर्न करवा रहा हूँ वो करते रहना। कह रहा है लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। क्या आप लोग जानते हो फोटोसिंथेसिस के बारे में? हाँ जानते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द अर्लीस्ट क्लासेस यू सो दैट क्लोरोफिल लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर्स। आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किए हैं? सब बच्चे बताओ, किसी ने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है फोटोसिंथेसिस को लेके? नहीं किया। किसी ने नहीं किया है एक्सपेरिमेंट? ये अपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी? अरे फोटोसिंथेसिस को लेके किसी बच्चे ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है आज तक? अगर किया है तो एक्सप्लेन करो उसे खड़े हो गए। अब तो वैसे नहीं कहोगे नहीं किया है। चलो आपको वो एक्सप्लेन नहीं करना है, इसे बता दो किया है? नहीं किया है तो समझते हैं। देखो एक बात सोचो, धरती पे कोई भी पहले जब प्लांट होंगे या बोलो मत या ह्यूमंस होंगे वो भी, उस टाइम उन्हें क्या लगता होगा प्लांट को देख के? उन्हें ये लगता होगा कि प्लांट भाई धरती में है और धरती से क्या कर रहे हैं? खाना ले रहे हैं। ये साइंटिस्ट ने एक ने कहा भी था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना कहाँ से देते हैं? अर्थ से, यानी कि मिट्टी से अपना खाना लेते हैं। उन्हें नहीं आइडिया था कि ये जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं, CO2 का करते हैं। जैसे यहाँ पे तो लिखा है, अगर हम बात करें क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है, तो पहला सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा वाटर और चौथा CO2। इन चार चीजों की अगर जरूरत पड़ती है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब आपको पता है ये बात, लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट ने इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि CO2 पड़ती है नहीं पड़ती है, या फिर सनलाइट की पड़ती नहीं पड़ती है, या क्लोरोफिल की होना है जरूरी है या नहीं है। प्लांट को स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट ने ये सोचा होगा ना कि प्लांट किससे ले रहे हैं न्यूट्रिशन? मिट्टी से। और मुझे लगता है जो अगर जैसे जो अनएजुकेटेड अगर है कोई तो उसे अब भी पता होगा कि प्लांट खाना कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से। सिंपल सा बात है, नहीं पड़ा होगा। लेकिन हालांकि उन्हें ये पता होता है कि धूप है तो जरूरी है, ये तो पता होता है उन्हें। हालांकि CO2 का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, जो लोग नहीं पढ़ाई की है, और उन्हें ये जरूरी लगता है कि पानी की जरूरत पड़ती है प्लांट में। अब वो क्यों पड़ती है उन्हें नहीं पता। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है, उन्हें जब पता है पानी लगा दो, और अगर धूप आ रही है तो इसका मतलब प्लांट ग्रो वहां पे कर जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए थे पता लगाने के लिए कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या क्या चीजें फैक्टर क्या जरूरी होते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग क्या क्या लिखा हुआ है। पहला अगर हम बात करें तो क्या है? क्लोरोफिल। क्या है बेटा? दूसरा क्या है? सनलाइट। तीसरा लाइट बोला करो, सम जोड़ दिया करो। आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर्स, क्योंकि सनलाइट अब ऐसा नहीं, इस वाली लाइट में जाएगी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगले देखते हैं। कह रहा है यू मे कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार फॉर्मेशन इन 2 लीफ। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? देखो इधर देखो बेटा, इन्होंने लीफ लिया। क्या लिया? लीफ लिया। ग्रीन नहीं है। इन्होंने क्या किया? लीफ लिया। ठीक है, लीफ लिया और इन्होंने क्या किया? इसको पेपर से कवर कर दिया। किससे कवर कर दिया? पेपर से। आप लोग बताओ, अगर पेपर से कवर कर देंगे तो क्या है? सनलाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सनलाइट होगी। अगर यहाँ पे सनलाइट होगी तो सिंपल सा आपको पता है ग्लूकोज बनेगा। हाँ, ग्रीन तो होगी ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो आपको पता है स्टोरेज फॉर्म होता है स्टार्च। तो स्टार्च देखने को यहाँ मिलेगा और यहाँ पे
नहीं मिलेगा। इससे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है, सनलाइट। सही है, तो पढ़े इसे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आप वेरी ग्रीन लीफ का मतलब पता क्या होता है, ऐसी लीफ जिसमें कहीं कहीं पे ग्रीन है और कहीं पे ग्रीन नहीं है। अगले कह रहा है बेटा और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, और उन्होंने क्या किया, उस लीफ को कुछ पार्ट था जो उसे कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, ठीक है। अगले कह रहा है एंड एक्सपोज टू लाइट, और जो कुछ पोर्शन था उसको लाइट में रहने दिया। क्लियर है, समझ गए हम लोग। लीफ लिया, वेरीगेट का मतलब है ऐसा लीफ जिसमें क्या हो, कहीं पे ग्रीन हो कहीं पे ग्रीन ना हो। इन्होंने ब्लैक पेपर लिया, कवर किया उसको, ये तो आधे लीफ पे सनलाइट पड़ रही थी और आधे पे नहीं पड़ रही थी। अगले कह रहा है ऑन टेस्टिंग दी लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट किया जिसमें पता लगाया कि स्टार्च कहां पे है और स्टार्च कहां पे नहीं है। तो कह रहा है इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन्होंने पता लगाया कि फोटोसिंथेसिस खाली वहां पे हुआ है जहां पे सनलाइट पड़ रही है, और वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है जहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, क्योंकि वहां पे स्टार्च नहीं था जहां पे ब्लैक पेपर लगा था, और स्टार्च कहां पे था, जहां पे ब्लैक पेपर नहीं था। इतना क्लियर आप लोगों को, ठीक। अगले देखो बेटा, डायरेक्ट इस पे आ गया क्या। अगले देखो, अगले कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट किया था CO2 के लिए। किसके लिए किया था, CO2 के लिए। तो आप लोग पहले तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इससे इन्होंने पता लगाया था सनलाइट। क्या पता लगाया था, सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग ये बात। और यहाँ पे यहाँ से पता लगा था, इस वाले से पता लगा था CO2। क्या पता लगा था, CO2 essential for सही है। इससे कैसे पता लगाया था, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने क्या किया, दो लीफ ली, ठीक है, एक प्लांट लिया और दो लीफ ली। तो इन्होंने एक लीफ तो ऐसे एक्सपोज रखी जिसमें एटमॉस्फेयर में, और दूसरा लीफ था उसमें टेस्ट ट्यूब में KOH डाल दिया। क्या डाल दिया, KOH, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो लगा दिया। और वो लगाया तो इसका ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब। तो जो लीफ वहां पे थी जहाँ KOH था, तो वहां पे स्टार्च देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां CO2 क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, प्लांट को मिली ही नहीं CO2। और दूसरा जो लीफ एक्सपोज थी, खुली हुई थी, उसमें क्या होगा, उसने फोटोसिंथेसिस की तो वहां पे स्टार्च देखने को मिला। तो देखो यहाँ पे कह रहा है अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरीड आउट वेयर अ पार्ट ऑफ अ लीफ इज इनक्लोज्ड इन टेस्ट ट्यूब, और जहां पे कह रहा है कंटेनिंग सम KOH, यहाँ पे क्या है, KOH है, और कह रहा है सॉफ्ट कॉटन, सही है, व्हिच एब्जॉर्ब क्या कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट को CO2 मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। तो कह रहा है while the other half is exposed to air, और आधा जो पार्ट था वो कहाँ था, एयर में था, हवा में था। तो कह रहा है the setup is then placed in light for some time। कह रहा है on testing for the presence of star later in the two part of the leaf you must have found that the exposed part of the leaf tested positive आया, और जो कहाँ था टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो क्या आया, नेगेटिव, यानी कि वहां पे स्टार्च नहीं था। दिस सो दैट CO2 was required for photosynthesis। क्लियर हो बेटा। तो इसीलिए हमें पता लगा इससे कि CO2 का जरूरत होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो पहले आपने क्या देखा, आपको पता लगा सनलाइट जरूरी होता है, कैसे करके, ब्लैक पेपर लगा के। और दूसरा हमने देखा, उसे बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ये भी बात कहाँ गया, इस वाले को हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, समझ गए। तो इससे पता लगा था कि क्या जरूरत होती है, सनलाइट की, और उससे पता लगा था किसकी जरूरत होती है, CO2 की। एक बार रिवाइज करो बेटा इसको, करो एक बार रिवाइज करो जैसे, फिर इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बेटा जितना पढ़ाया जाए चैप्टर पढ़ते रहना काफी लगे, समझ रहे हो, वरना दिमाग से कर जाएगा बिल्कुल। वीडियो ना रहेगा इससे एक बार और ले लिया मैं। चलो बेटा इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है मान लेना है। ये बेचारा अगले वाले बच्चे तो पानी लेके आते हैं मिली गाली है, आप तो बोतल लेके नहीं आई। आप लोग पानी ज्यादा पिया करो बेटा, आपको पता नहीं कब पानी नहीं पीते हो। कुछ बच्चे तो यहाँ पे ऐसे होंगे तो प्यास लगती तभी पानी पीते होंगे। अरे मतलब बिना प्यास के पीना चाहिए पानी। अरे सो तुम उठे, सो उठे मान लिया, अब तुम्हें प्यास नहीं लग रही तो क्या पानी नहीं पीना चाहिए? पीना चाहिए। और इसके बाद अब बोलो तो मत। अगर मैं सही बताऊं आप लोगों को, जितना आप लोग ये यूज करते हो ना पता नहीं करते हो क्या, ये फेस वॉश वगैरह या क्रीम वगैरह या पाउडर वगैरह यूज करते हो, अगर इतनी मेहनत से आप लोग पानी पी लो तो आपके चेहरे में वैसे ग्लो रहेगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही कह रहा हूँ, समझ रहे हो। पानी पीना बहुत जरूरी होता है। आप बच्चे कह रहे हैं पानी पीना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत जरूरी होता है, सही है। अब बेटा बोलो मत, अगले बढ़ते हैं। तो यहां तक बेटा क्लियर हुआ आप लोगों को, ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। आगे देखो, अगले देखते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट कौन कौन से वो समझते हैं। अब बोलो मत बेटा, समझ नहीं आएगा वरना। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है, और उन्होंने ये पता लगाया था, अब बोलो मत कोई भी। देखो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे जिसमें एक साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी प्रिस्टले ने। तो यहाँ पे क्या कहते हैं प्रिस्टले साइंटिस्ट, वो समझो। इन्होंने एक सेटअप बनाया। क्या बनाया? सेटअप। इनको ये नहीं पता था, अरे कौन बोल रहा है बेटा, क्यों बोल रहे हैं? और कौन तो आवाज कहाँ से आ रही मुझे? आप लोग इतना शांत रहा करो कि मुझे वो चल रही घड़ी उसकी आवाज आ रहा है, और आप लोग खाली मेरी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग खुद की आवाज बोलते रहते हो। चलो सुनो पापा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रिस्टले। क्या था? सही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो ये कहा कि जो हवा होती है, हवा प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, यानी कि एयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उन्होंने ये तो बाद में बताया था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, इन्होंने क्या किया, एक जार लिया। क्या लिया? ये जार है, इसमें जो हवा है वो अंदर बाहर नहीं जा रही, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक कैंडल को रखा और ये किसको रख दिया? माइस को। एक चूहा, इन्होंने चूहा ही लिया है, मार दिया चारे को। यहाँ पे देखो चूहा लिया और कैंडल लिया और इन्होंने इसको अंदर से ढक दिया, ठीक है। और इन्होंने थोड़ी देर बाद देखा तो उन्होंने देखा चूहा भी मर गया और ये भी मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई। ये कैसा क्यों हुआ? देखो ये इसलिए हुआ क्योंकि इसे भी ऑक्सीजन चाहिए और इसे भी क्या चाहिए, ये भी रिलीज CO2 कर रहा है, वो भी कर रहा है। जब CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी।
तो ये तो समझ गए आप लोग, इन्होंने जान लिया और ये बुझ गई देखो मोमबत्ती, और ये चूहा क्या हो गया, मर गया। अगला देखो, अगला इन्होंने एक 2 जार, फिर वो वही जार में क्या किया, अब इन्होंने कुछ थोड़ा अलग किया, इन्होंने एक प्लांट ले लिया। क्या ले लिया बेटा, और ये कौन सा लिया था, मिंट प्लांट। कौन सा लिया था, मिंट प्लांट लिया। अब इन्होंने देखा, इधर देखो, अब इन्होंने प्लांट रख दिया। अब इन्होंने देखा थोड़ी देर बाद चूहा भी जिंदा था, मोमबत्ती भी जल रही थी, प्लांट भी सही था। इसका मतलब इन्होंने ये बताया सिंपल सा कि जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लांट्स, वो हवा को शुद्ध करते हैं। यानी कि उन्होंने बताया था कि एटमॉस्फेयर को प्योर करते हैं। क्या करते हैं, बाद में, ये तो बहुत बाद में बताया था कि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा था कि जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर को किसी भी एनिमल के लिए सर्वाइवल के लिए बनाते हैं, मतलब यानी कि प्योर करते हैं एटमॉस्फेयर, जिससे वो सर्वाइव कर सके। कैसे, देखो आप सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप लोग, देखो ये क्या कर रहा है बेटा, ये CO2 ले रहा है और यहाँ से CO2 चूहा भी दे रहा है इसे, ये प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, अपना खाना बना रहा है। और इसके बाद बेटा ये जो ऑक्सीजन आएगी वो ये यूज कर लेगा और ये भी कर लेगा, तो इसका मतलब तीनों लोग क्या हैं, सेटिस्फाई हैं आराम से। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम ये सेटअप जो बना पड़े हो O2 CO2 का जो है, इसे अंधेरे में लेके चलो, फिर बताओ ये सर्वाइव करना है नहीं करना है। तो उन्होंने कहा था, इन्होंने तो ये बताया था कि यानी कि जो प्लांट होते हैं, ये एनिमल होते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्लांट की जरूरत पड़ती है, एटमॉस्फेयर प्योर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बाद में कहा था, एक साइंटिस्ट और थे, इनका नाम था शायद इंजन हॉल्स्ट, बताऊंगा आपको, उन्होंने ये कहा था कि इस सेटअप को कहाँ रखना है तुम्हें, लाइट में, ना कि ये तुम्हारा जो है सर्वाइवल जो चल रहा है ये तब हो पाएगा जब तुम लाइट में रहोगे, ना कि डार्क में। समझ गए हम लोग, तो इसको देखते हैं एक बार क्या क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट समझ गए हम लोग। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को शुद्ध करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दोज सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हमें पहले एक्सपेरिमेंट समझने की जरूरत है, जिस एक्सपेरिमेंट की वजह से हम लोग सीखेंगे कि किस किस की क्यों जरूरत पड़ती है और साइंटिस्ट को कैसे पता लगा कि इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखो कह रहा है जोसेफ प्रेस्ले एक साइंटिस्ट थे और ये बात है 1733 से 1804 तक के बीच की कहानी है। कह रहा है इनका जन्म से लिखिएगा, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया इसने। अगले देखो 1770 की कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर क्या लिखते हो, कह रहा है परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और कह रहा है बेटा दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब यहाँ पे एक बात सुनो, ये देखो इन्होंने अभी 1770 में ये बताया है, खाली ये देखो, ये बोलो मत, खाली ये बताया है कि ग्रोथ ग्रीन प्लांट की जरूरत पड़ती है किसी भी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ सॉरी, एक फोटोसिंथेसिस के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। इन्होंने ये नहीं बताया था कि CO2 पड़ती है या फिर ऑक्सीजन की पड़ती है। अब इन्होंने ये कहा खाली कि फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगले देखो, अगले कह रहे हैं प्रेस्ले यू में रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। दोनों ने ध्यान रखना, 1770 में ने ये बताया था कि किसकी जरूरत पड़ती है, हवा की, फोटोसिंथेसिस के लिए, और 1774 में क्या बताया था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। अगले देखो बेटा, देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेस्ले यू में रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। प्रेस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अब बेल जार लिया है, क्या लिया, बेल जार, इसी के बारे में लिखा होगा सब कुछ जो अभी हमने पढ़ा था। कह रहा है सोन गेट एक्सटिंग्विश्ड, कह रहा है सिमिलरली अ माउस वुड सोन सफोकेट, सफोकेट हो ही जाएगा ना, वो मर जाएगा क्योंकि वहां उसे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। इन अ क्लोज स्पेस ही कंक्लूड दैट द बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर, क्योंकि वहां पे कोई CO2 को लेने वाला नहीं था, ऑक्सीजन को छोड़ने वाला नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ, चूहा मर गया, वो मोमबत्ती क्या हो गई, बुझ गई। अगले कह रहा है बट व्हेन ही प्लेस अ मिंट प्लांट, कौन सा प्लांट रख दिया, मिंट प्लांट, नाम भी ध्यान रखना, मिंट, सही है। अगले कह रहा है मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, उसी बेल जार में ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू वर्क, यानी कि कैंडल भी जल रही थी और मैं बोल सकता हूँ चूहा भी क्या था, जिंदा था। इसका मतलब प्रेस्टन ने हाइपोथेसिस एज फॉलो प्लांट रिस्टोर द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। इन्होंने वही बताया था
कि मतलब सिंपल सर ने ये बताया कि यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को प्योर करते हैं, शुद्ध करते हैं, जिससे कोई भी एनिमल उसमें क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। क्लियर हुआ? अगले देखो क्या है, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। रिमेंबर ही वुड नीड टू rekindle the candle to test whether it burn after a few days. How many different ways can you think of to light the candle without disturbing the setup? अब यहाँ पे एक बताना चाह रहा है, एक साइंटिस्ट आए थे इनके बाद, इनका नाम लिखा हुआ है इंडियन हाउस, ठीक है। इन्होंने ये खाली इतना बताया था कि जो तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला कौन सा जो ऊपर हुआ है प्रेस्टल एक्सपेरिमेंट, उसको वो हो पाएगा अगर ये संभव है कि मोमबत्ती जलती रहे, चूहा जिंदा रहे, वो तब संभव है जब सनलाइट प्रेजेंट हो, और सनलाइट अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऐसा संभव नहीं है। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन used by Priestley but by placing it once in the dark and once in the sunlight। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप जो था एक बार कहाँ रखा, डार्क अंधेरे में, और एक बार कहाँ रखा, सनलाइट में। तो ये कब हो रहा था, जब सनलाइट में था तब सर्वाइव कर रहा था, वरना नहीं कर रहा था। तो कह रहा है देखो, कह रहा है once in the sunlight, कह रहा है इंडियन हाउस 1770 से 1799, so that the sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air fueled by burning candle or breathing animals। इन्होंने बताया कि ये तब हो रहा है ऐसा जब वो कहाँ रखा हुआ है, सनलाइट में, यानी कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट की। विदाउट सनलाइट के ये संभव नहीं है। समझ गए हम लोग? ये किसने बताया था, इंडियन हाउस, साइंटिस्ट का नाम याद रखना। हाँ, अगले क्या है, इंडियन हाउस in an elegant experiment with an aquatic plant so that in bright sunlight small bubbles were formed around the green part while in the dark they did not। इन्होंने क्या किया था, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, तो उन्होंने देखा कि पानी से बबल्स निकलना है, तो इसका मतलब वो कब निकलना है, सनलाइट है, और सनलाइट होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी ना, ऑक्सीजन रिलीज होगी तो इसका मतलब बबल्स निकलेंगे, और अगर अंधेरा होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो बबल्स वहां पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगले कह रहा है बेटा, लेटर ए ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी, क्या था वो, ऑक्सीजन, और कह रहा है hence he saw that it is only the green part of the plant that could release oxygen। समझ गए हम लोग? तो इसका मतलब इन्होंने बताया, बाद में बताया कि ग्रीन पार्ट जो प्लांट का होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट समझ गए आप लोग? रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? क्या था, वो लिखा हुआ है, अब तुम वैसे ही ना बातें मत करो। मैंने पढ़ने को बोला है, वो बातें करने नहीं बोला है, बातें कौन कर रहा है? मैं ये टाइम इसलिए देता हूँ कि आप लोग एक बार रिवाइज करके किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, इसलिए देता कि आप लोग इस टाइम पे सो जाओ।
बोर्ड की कौन क्लास में? 12th में हो? कब से? अभी से क्या? स्कूल एग्जाम टेस्ट में दिया बोर्ड के देखा बस यहाँ से तो मतलब चलो देख लेना तब अभी तो आते रहो अभी तो बहुत टाइम है चलो बेटा आप लोगों ने ये बताओ इतना पढ़ लिया सब लोगों ने रिवाइज कर लिया ठीक है तो अब हम लोग अगले बढ़ते हैं थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट बता दिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पे आए और कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया ठीक है किया हाँ बताया तो यहाँ पे हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है दूसरा सनलाइट की और तीसरा बोलो ऑक्सीजन कौन बोल रहा है फोटोसिंथेसिस अरे आपको सो गए क्या सब मैं भी सो गया रात में ये देखो मैं ये कह रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर CO2 क्लोरोफिल और सनलाइट इन सब की जरूरत होती है कोई प्लांट कब क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है ठीक है अगले देखते हैं अगले देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने यहां से पढ़ेंगे ना हाँ सही है अब देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था यहाँ कह रहा है इट वाज नॉट अंटिल अबाउट 1854 ठीक है कह रहा है था जूलियस बॉन्सैक एक साइंटिस्ट का नाम है इनका नाम क्या है जूलियस बॉन्सैक कह रहा है प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च आपको पता ही बात है कि प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म में अगले बेटा कह रहा है his later studies show that the green substance in plant chlorophyll as we know it now हम लोग क्या बोलते हैं उसे क्लोरोफिल क्या बोलते हैं क्लोरोफिल कह रहा है पिगमेंटेड होता है जो किसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगले कह रहा है लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडी लेटर कॉल्ड हमने उसको क्या बोला क्लोरोप्लास्ट तो मैंने कहा कि जिस प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा उसके अंदर पिगमेंट होगा क्लोरोफिल और क्लोरोफिल होगा तो वहां क्या होगी फोटोसिंथेसिस होगी और वहां पे क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा और उस प्लांट में स्टोर किस फॉर्म में रहेगा स्टार्च की फॉर्म में ये सब बातें हम लोगों को बहुत पहले से पता है ठीक है अगले देखो कह रहा है विद इन प्लांट सेल ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट in plant is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch अगले कह रहे हैं नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक साइंटिस्ट थे इनका नाम क्या था एंगलमैन इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्लेडोफोरा पे किस पे किया था क्लेडोफोरा बेटा क्या होता है ग्रीन एल्गी होता है सही है इन्होंने क्या किया था समझ लो थोड़ा सा यहां देखो इन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था क्लेडोफोरा पे इन्होंने क्या किया एक एल्गी लिया क्या लिया बेटा ये मान लिया क्या है एक एल्गी है सही है और इसका नाम क्या है क्लेडोफोरा और ये कैसा होता है ग्रीन एल्गी होता है क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग सबको पता होगा जब हम सनलाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं प्रिज्म जानते क्या होता है प्रिज्म ठीक है तो 7 कलर की लाइट में डिवाइड हो जाता है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 लाइट जो होती है से एक ब्लू रीजन हो गया एक ग्रीन और एक रेड रीजन कौन सा हो गया और जैसे आपको वो तो पता होगा बीम की ओर पता है सब लोगों को बीम की ओर ये 7 लाइट होती है साथ ही है हाँ ठीक है 7 कलर की लाइट में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है एक लाइट ठीक है सनलाइट यहाँ से इस वाले रीजन से बनता है ब्लू कलर कौन सा बनता है बेटा इसे बोल सकता हूँ ग्रीन और इसे बोल सकता हूँ रेड यानी कि 3 रीजन मैंने मान लिए ठीक है ब्लू रीजन और कौन सा ग्रीन और रेड रीजन ठीक है इन्होंने क्या किया यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया किसको करवाया एरोबिक बैक्टीरिया को और बेटा इन्होंने क्या किया यहाँ से सनलाइट को एक्सपोज किया नहीं सनलाइट को इस पे ग्रीन एल्गी पे डाला ठीक है तो इन्होंने ये देखा एक बोलो मत बेटा इन्होंने ये देखा कि एक साइड थी सही है जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे थे ठीक है एक साइड थी जहां थोड़े क्या थे कम थे थोड़े कम थे और एक साइड थी जहां बहुत कम थे
मतलब इन्होंने देखा कि इसका मतलब ये है कि इधर वाला जो रीजन था वो था रेड रीजन, और इधर वाला कौन सा था, ब्लू रीजन, और ये वाला कौन सा था, ग्रीन। अब आप लोग बताओ, जहां जिस रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी वहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, और जिस रीजन में कम होगी वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया कम होंगे। तो इसका मतलब इससे पता लगा कि रेड रीजन में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा, उसके बाद इसमें, और सबसे कम ग्रीन रीजन। क्लियर हुआ? तो इनका एक्सपेरिमेंट है, जैसे बोलते हैं TW एंगलमैन में दिया था, किस पे, क्लेडोफोरा पे। तो पढ़े उसे, समझ गए बात बेटा? ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा TW एंगलमैन और यूजिंग अ प्रिज्म he split light into its spectral component and then illuminated a green alga, और जिसे बोलते हैं क्लेडोफोरा। यानी कि उन्होंने प्रिज्म लिया और उससे लाइट को गुजारा तो 7 रेड लाइट में डिवाइड हो गया, और उसको फिर हमने किस पे दिखाया, एक ग्रीन एल्गी, यानी कि उसको दिखाया वो लाइट। ठीक है, तो इन्होंने देखा बेटा, इन्होंने देखा क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी होता है, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. और आगे कह रहा है the end of the split spectrum। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो इन्हें देखा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो कौन सा रीजन कर रहे हैं, रेड और ब्लू। अगर आपसे कोई पूछे कि रेड और ब्लू में भी कौन सा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो करता है रेड रीजन। सही, इसीलिए मैंने रेड को पहले ही आपको बता दिया, रेड मैक्सिमम, उसके बाद ब्लू थोड़ा कम, और उसके बाद ग्रीन सबसे कम। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक तरफ जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो सबसे कम कहां थे, ग्रीन रीजन में, और सबसे ज्यादा कहां थे, रेड और ब्लू रीजन में। ठीक है, अगले देखो बेटा, अगले कह रहा है he observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B। इसकी हम लोग अगले बात करेंगे बहुत डिटेल में, अभी टेंशन ना लो। ठीक है, कि क्लोरोफिल ए क्या है, बी क्या है, कौन सी लाइट क्या एब्जॉर्ब करती है, कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, किसको कम करता है, ये अगले पूरी तरीके से डिटेल में है। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो अभी। अगले देखो, अगले देखो, अगले कह रहा है बाय द मिडल ऑफ द 19th century the key feature of plant photosynthesis were known, namely that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water। हमें बाद में पता लगा कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट मतलब बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, ऐसे में बोल सकते हो, और वो किसकी प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, CO2। और बेटा क्या चाहिए उन्हें, वाटर चाहिए। कह रहा था empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen involving organism was then understood as। आप लोग बताओ, CO2 है, ये क्या है बेटा, और ये क्या है, वाटर है, और सनलाइट है, और इसके प्रेजेंस में क्या बनाया, CH2O प्लस O2। इसका मतलब आप लोग समझते हो ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है बेटा, ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट है भाई, CH2, इसका मतलब ये तो होता है CnH2ON, ये तो होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या, इसकी बैलेंस पूरी कर लो, 6 CO2 रख लो, 12 H2 रख लो, आ जाएगा C6H12O6 प्लस 6 O2 आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप, अरे इतना कर सकते हो हम लोग, इतना नहीं कर सकते, ऐसे कर देख लो मेरे साथ। हाँ, आप लोग C6 CO2 रख लो, 12 H2 रख लो, और बैलेंस कर लो इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो देखो यहाँ पे कह रहा है बेयर CH2O रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल इसका क्या है, ग्लूकोज। सही है। अब आप लोग बताओ, ये तो देखो फार्मूला होता है, जैसे आपको पता होगा ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे देखो 6 अगर ये रखोगे तो 6 दूनी 12 ही हो जाएंगे, और 6 हो जाएंगे, बन गया ग्लूकोज। तो ये तो कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ऐसी पेंटोस वगैरह क्या होता है, C5H10O5। अरे पता है नहीं आप लोगों को। अगले तो ये समझ गए आप लोग, 6 कार्बन शुगर होती है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्लियर। अगले देखते हैं, अब फिर से एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें हमें ये पता लगा था, यहां से हमें ये पता लगा था कि CO2 का जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, और बनता क्या है, ग्लूकोज। समझ गए। और जो वाटर होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और बनता क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है, कभी ये मत सोचना कि CO2 कन्वर्ट होती है O2 में,
और ये भी मत सोचना कि बेटा ऐसे सोचो कि वाटर से क्या बनता होगा, ग्लूकोज। CO2 सोडो नहीं बनती है, CO2 से तो फिक्सेशन होता है किसका, ग्लूकोज बनता है। और हमेशा जो प्लांट वाटर लेते हैं उसकी स्प्लिटिंग से क्या बनता है, ऑक्सीजन। सही है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज प्रोसेस। किसको, फोटोसिंथेसिस को। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ CO2 क्या होता है बेटा, रिडक्शन, और बनता क्या है, ग्लूकोज। सही है, और ऑक्सीजन क्या होता है, वो वाटर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिससे क्या बनता है, ऑक्सीजन। क्लियर हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज प्रोसेस। क्लियर, तो थोड़ा से ये कैसे समझाया साइंटिस्ट ने, कह रहे अ माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दैट मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बॉर्न-नील इक्वेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉर्न-नील इक्वेशन। इक्वेशन दी थी, कह रहा है हु बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। अब आप लोग बताओ एक बात मुझे, जो पर्पल, जो ये बैक्टीरिया होते हैं पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, सही है, ध्यान समझना। यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमें H2 रखना चाहिए ना, वाटर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, A। सही है, और CO2 है। आप लोग बताओ CO2 है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है पूरा, लेकिन यहाँ पे बताओ क्या ऑक्सीजन बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ CO2 ये है तो यहाँ पे, अरे ये CO2 कैसे बनता है, CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना, और उसके बाद क्या होता है, पढ़ लो इसे मैं पूरा बता नहीं, एकदम हाइट पर जाता हूँ। देखो, can I demonstrate that the photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound and reduced carbon dioxide to carbohydrate. This can be expressed by, आप देखो रिएक्शन देखो अच्छे से, अगर आप ये केमिस्ट्री देख के ना दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने क्या बोला था पहले, CO2 क्या होता है, रिडक्शन, बनता क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और बनता क्या है, बस देखते रहो, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या लिखा हुआ है, ये रिएक्शन देख लो अपने आप क्या हो रहा है कहाँ पे, बताओ लिखा होता है, बताना बेटा। यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ H2O है, यहाँ वाटर नहीं है, और यहाँ पे क्या बनना है, 2A। तो क्या है, ए बेटा ऑक्सीजन की जगह पे है समझ गए, क्योंकि ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है ना, समझ गए। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि वाटर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनेगा। अब सुन लो, अब सुन लो, और यहाँ पे CO2 है तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, ये बता रहे हैं बस, समझ गए। फिर बताऊं, देखो वाटर नहीं है तो क्या नहीं बन रहा है, ऑक्सीजन, सही है, और यहाँ पे अगर CO2 है तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज, बस ये बता रहा है। सही है, समझ गए हम लोग, क्लियर हुआ बेटा। अगर एक बार सुनो, फिर सुनो, आप सुन लो ये देखो बेटा, अगर यहाँ ऐसा होता, ऐसे होता, अब समझ में आएगा आपको, सही है, तो बताओ क्या यहाँ ऑक्सीजन नहीं बनता, बनता ना, क्योंकि अब वाटर से क्या बनता है, ऑक्सीजन बन जाता, और यहाँ पे CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो है अभी बना हुआ, लेकिन है क्या नहीं, ए ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। अब देखो हम और तरीका समझाऊंगा, ये देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 6 CO2 ले लूँ, कितने ले लूँ, 6 CO2, तो आप लोग बताओ 6 CO2 लूंगा, आप लोग बताओ, तो यहाँ पे C6 नहीं हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 12, और वो क्या हो जाएगा, बन गया ग्लूकोज। तो इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ CO2 का क्या होता है, रिडक्शन, और क्या बनता है, ग्लूकोज, यही तो ये कह रहा है। देखो CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और यहाँ पे वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ वाटर ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से बनेगा, बस ये समझा रहा है, क्लियर हुआ। क्योंकि हाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुई, क्या नहीं हुई, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, अरे वो क्यों करना है, तो बैलेंस हाथ में मिला होगा, वहाँ वाटर ही नहीं तो ऑक्सीजन का बैलेंस क्यों करेंगे, मैं तो ग्लूकोज बना के दिखा रहा हूँ आपको खाली। क्लियर हुआ बेटा, ये अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये लिख लो आप लोग, इसके यहाँ लिख लो ऐसा करके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ देखो, मैंने बोला CO2 का होता है
बस ये लिख लो आप लोग, लिखो किताब। लिख लिया आप लोगों ने? बेटा लिख लिया आप लोग, किताब लिख नहीं आते हो? नहीं आता। और लिख लिया बेटा ये? तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे कौन से, बॉर्न, इसे बोलते हैं बॉर्निंग इक्वेशन, जिसने ये बताया था कि यहाँ पे अगर बेटा क्या नहीं होगा, वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। समझ गए हम लोग? बस इतना बताया था यहाँ पे, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग से क्या बनती है, ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले देखो। बेटा समझाओ, यहाँ देखो क्या कह रहा है, इन ग्रीन प्लांट, बोलो मतलब कह रहा है इन ग्रीन प्लांट H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2, यानी कि वाटर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करेंगे। कह रहा है व्हेन, जब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि यहाँ पे वाटर है ही नहीं। समझ गए हम लोग? तो ऑक्सीजन रिलीज कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कह रहे हैं इंस्टेड इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऐसे ही होता है। और कह रहा है द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर, क्या बनेगा, सल्फर। और कह रहा है और सल्फेट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट O2। समझ गए हम लोग? अगर CO2 से O2 बन रहा होता तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज करते, लेकिन वो रिलीज नहीं करते हैं। क्लियर? अब देखो कह रहा है hence the inferred that the O2 evolved by the green plant comes from H2O। लिखा है सब, यानी कि ग्रीन प्लांट में जो ऑक्सीजन आता है वो किससे आता है, H2O, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग से। और अगले कह रहा है नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी ये मत बोल देना, बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं और बहुत टीचर भी ऐसे बोल देते हैं कि हम लोग तो ऐसा करते हैं कि ठीक है ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन बेटा प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो CO2 लेते हैं ऑक्सीजन हाँ रिलीज तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि CO2 से ऑक्सीजन बन जाती है प्लांट के अंदर। CO2 वो लेते हैं खाना बनाने में अपना, और ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं वो किससे करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग से। और वो भी किस, ये रेस्पिरेशन का बिल्कुल काम नहीं है, किसका है, फोटोसिंथेसिस का, यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सही है? यहाँ से बिल्कुल। अगले देखो, मैंने बहुत लोगों को नहीं 90% बच्चों को ये कहते सुना है कि प्लांट क्या करते हैं, जैसे हम लोग वो समझते हैं कि हम लोग O2 लेते हैं और वो कन्वर्ट किसमें होती है, CO2 में। 90% बच्चों को ये पता होता है कि प्लांट CO2 लेते हैं और कन्वर्ट किसमें होती है, O2 में। और वो ये भी कभी समझते हैं कि ये काम किसका हो रहा है, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेने और छोड़ने का। लेकिन बेटा प्लांट भी रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और हम भी रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। बस प्लांट खाना बनाने का एक्स्ट्रा प्रोसेस है, उसमें ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? अब क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है। अगले देखो, कह रहा है दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग। अब देखो यहाँ पे अगले और प्रूव हुआ था जब इन्होंने अपनाया था रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। इसे स्टार बनाना बेटा यहाँ पे। कह रहा था करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर। ये तुम्हारी जो प्रोसेस वो आ गई इक्वेशन जो आप लोग कक्षा 9 से पढ़ के आ रहे हो। 6CO2 12H2O लाइट C6H2O 6H2O + 6 ऑक्सीजन। 9 से पढ़ी नहीं पढ़ी है? याद नहीं थी? अभी भी याद नहीं है?
ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन होती है। बहुत बैलेंस कर रहे थे, कर लो बैलेंस है तो बैलेंस लिख लो। अच्छा यहाँ पे वो रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक थी जो हाई वाली, वो कैसे अपनाई थी, देखो यहाँ अगली क्वेश्चन लिखी है कोई नहीं लिखा है इन्हें। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था बेटा, हाई आइसोटोप लिया था एक, देखो यहाँ पे कह रहा है रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, इससे कैसे पता लगाया। देखो आप लोग बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, बोलो ना कितना होता है, 16 होता है। तो इन्होंने ये लिया 16 वाला और वाटर वाला लिया 18 वाला, सही है, हैवी आइसोटोप लिया ना एक का, तो इसका मतलब आइसोटोप, आइसोटोप नहीं जानते हो, जानते हो सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ आप लोग CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाला कितना होगा 16 और ये वाला, और जो वाटर वाला तो ऑक्सीजन वाला कितना होगा 18, ग्लूकोज वाला ऑक्सीजन कितना होगा 16। तो इसका इससे ये पता लगता है इससे क्या बनता है, ये बनता है, और इससे क्या बनता है, ये बनता है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे टेक्निक अपनाई थी हाई आइसोटोपिक को लेकर, लिख लो इसके ऊपर ऐसे बेटा, क्वेश्चन आ सकता है। और सभी लोग बेटा मेहनत से पढ़ाई करते रहो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो सब लोग। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कितना भी सही पढ़ाऊंगा, कितना भी बेकार पढ़ाऊंगा, फायदा नहीं मिलेगा। आपको लगेगा बस सर आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। मतलब है कि आप लोग कितनी पढ़ाई करते हो, ठीक है। इससे जब तक आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तब तक ना टीचर को पढ़ाने का फायदा है, ना बच्चे को पढ़ने का फायदा है। आप चाहे कितनी BSc कर लो, कितनी MSc कर लो, कितना भी आप लोग बीटेक कर लो, ITI कर लो, कुछ भी कर लो, अगर नॉलेज नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा ये बहुत जरूरी है कि आप लोग डिग्री कर रहे हो, वो अच्छी बात है, साथ साथ उसकी पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि आपको देना तो आगे बाद में बायोलॉजी का पेपर ये सही है। TGT करोगे उसमें पेपर देना है, PGT करोगे उसमें पेपर देना है, और वो पेपर बहुत हार्ड होता है। मैं तो ऐसे बोलूंगा वो नीट से भी हाई होता है। किससे? नीट से। अगर आपके नीट में अगर एवरेज बायोलॉजी चल जाएगा, लेकिन उसमें बायोलॉजी एवरेज भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हाई लेवल की होनी चाहिए, TGT PGT में और PGT में। क्योंकि आपको पता है पूरी यूपी में वैकेंसी पता है कितनी आती है, 40-50 मुश्किल से पूरे यूपी में। हाँ 40-50-100 मान लो मैक्सिमम, और 100 वैकेंसी में लेना, मुझे लग रहा है 100 तो बायोलॉजी टीचर बरेली में बैठे होंगे जो एकदम कभी एक्सपर्ट होंगे, और पूरे यूपी में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए आपका ये जो कर रहे हो आप लोग, जो भी कर रहे हो साथ में, वो करने का तब फायदा है जब आपका एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वरना आप लोग पता है बेटा 5,000 रुपए महीने में टीचर बहुत मिलते हैं प्राइवेट कॉलेज स्कूलों में, और वो बेचारे 8 बजे जाते हैं और आते कितने बजे, 3 बजे। इतना काम लिया जाता है ना उनसे, 5 घंटे पढ़ाना होता है, 5-5, 4-4 घंटे लगातार, मतलब 3-4 पीरियड देने पड़ते हैं ना। और बच्चे तुम्हें पता है वो कितने खतरनाक होते हैं, जो बच्चे 8 में रहने वाले होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई बाइक से जा रहा है तो उसका तेल और जो कपड़ों की धुलाई होगी वो भी नहीं करने कर पाएगी। 3-4 हज़ार रुपए क्या होते हैं आजकल एक महीने में। और गांव में बेटा मैंने देखा है, क्योंकि जो टीचर होते हैं उनका सैलरी बहुत ज्यादा होता है, 4,000 या 5,000 बस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने अंदर नॉलेज बढ़ाओ, ये मत सोचो कि हम कर क्या लेंगे, समझ रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास नॉलेज है तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं। खाली आजकल तो इतने, देखो जब आज से अगर 5 साल पहले जाओगे तो आपके पास सुविधाएं कम थी। सुविधाएं का मतलब है लोग जानते नहीं थे कि क्या करें फ्यूचर में। आजकल इतने वैरायटी है ना आपके पास कि आप लोग खुद सोचने में पड़ जाओगे। अगर आपको टीचर ही बनना है, आप लोग यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, जब आपको इतना ही पैसा मिले। कोई ना मिले तो अपना घर तो है, वे अपने घर पे मेहनत करेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को पहले अपने आप को नॉलेज लाना पड़ेगी, और बिना नॉलेज के आप कुछ भी बन जाना सब बेकार है। चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप कुछ भी बनो, ठीक है। तो सबसे पहले मेहनत से पढ़ाई करो, ये जरूरी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप लोग हाई आइसोटोपिक टेक्निक समझ गए क्या होती है। इसका मतलब मैंने क्या किया,
एक को हाई एसिड ऑफ लिया और किसका लिया, वाटर का, और इसका सिंपल रहने दिया। तो आप लोगों ने, हमने देखा कि जो ऑक्सीजन वाला था वो क्या था, हाई था, और ग्लूकोज वाला था वो कैसा था, लो। इससे पता लगता है कि वाटर से क्या बनती है, ऑक्सीजन, और CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, अगले देखो, अगले कह रहे हैं where C6H12O6 represent glucose, the O2 release is from water। कितनी बार लिखेंगे ये बात, कह रहा है this was proved using radioisotopic technique, note that this is not a single reaction but description of a multi-step process called photosynthesis। तो ये कोई एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट कर देंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो आप लोगों को पता लगा ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, और यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो कहीं ना कहीं जाके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी। अगला कह रहा है कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सफिशिएंट आर यूज्ड इन द इक्वेशन, अब रहने दो इक्वेशन को। अगले देखो, तो यहाँ पे कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा पिगमेंट जो होता है वो कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, कौन सा कम करता है, ये सब पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके बाद हम लोग आएंगे फिर किस पे, लाइट रिएक्शन पे, कि लाइट रिएक्शन प्लांट में कैसे होती है। तो आप लोग छुट्टी मत करना, डेली आओ लगातार, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस बात कल फिर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है।